नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो एक मामूली से दिखने वाले पत्थर से शुरू होता है और हमारी आज की दुनिया की नींव रखता है। कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी हो जाती हैं या हमारी गाड़ियां कैसे बनती हैं? इन सब के पीछे ना एक गुमनाम हीरो है। एक ऐसी चीज जिसके बिना हमारी दुनिया शायद वैसी होती ही नहीं जैसी आज है। तो क्या है वो चीज? जवाब है कोक। जी हाँ, देखिए, स्टील को भले ही मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता हो, लेकिन कोक वो ताकत है जो उस स्टील को बनाना मुमकिन करती है। सच पूछें तो ये स्टील बनाने की पूरी प्रक्रिया का दिल है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे एक साधारण पत्थर यानी कोयला जबरदस्त गर्मी और दबाव से गुजरकर एक ऐसे पावर हाउस में बदल जाता है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को चलाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कच्चे माल से, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर कोयला इस काम के लिए सही नहीं होता। इसके लिए एक बहुत ही खास किस्म के कोयले की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं कोकिंग कोल। अब इसकी खासियत क्या है? वो ये है कि जब इसे बिना हवा के गर्म किया जाता है तो ये पिघलता है, फूलता है और फिर वापस एक सख्त और जालीदार पत्थर में जम जाता है, और इसी पत्थर को हम कोक कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग जगहों के कोयले में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे भारत में मिलने वाले कोयले में राख यानी ऐश बहुत ज्यादा होती है। वहीं जो कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है उसमें राख कम और मजबूती ज्यादा होती है। इसीलिए सही क्वालिटी का कोक बनाने के लिए इन अलग अलग कोयलों को एक सटीक अनुपात में मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। ये देखते हैं कि ये परफेक्ट मिश्रण आखिर तैयार कैसे किया जाता है। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए, जहां हर चीज को बिल्कुल सही मात्रा में मिलाना होता है। ये प्रोसेस कह सकते हैं 4 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोयला ट्रेनों से उतारा जाता है। फिर अलग अलग तरह के कोयले को अलग अलग ढेरों में रखा जाता है ताकि वो मिक्स न हो। इसके बाद उन्हें एक तय रेसिपी के हिसाब से मिलाया जाता है और आखिर में इस मिक्सचर को पीसा जाता है। और हाँ, ये जो पिसाई है वो सिर्फ कोयले को छोटा करने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है डेंसिटी को कंट्रोल करना। कोयले को जितना बारीक पीसा जाएगा वो उतना ही कसकर एक दूसरे से चिपकेगा, और इससे जो कोक बनेगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अब जब हमारा कोयले का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है तो अब आता है असली खेल, मतलब कोयले को कोक में बदलने का काम। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। और यहाँ सबसे जरूरी चीज जो याद रखने वाली है वो है हवा की गैर मौजूदगी। कोयले को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के जबरदस्त तापमान पर पकाया जाता है। इस गर्मी से उसमें मौजूद हर चीज जलकर उड़ जाती है, सिवाय शुद्ध कार्बन और राख के। भट्टी के अंदर जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। पहले 250 डिग्री पर कोयला सूखता है, सारी नमी निकल जाती है। फिर 450 डिग्री पर ये नरम होकर प्लास्टिक जैसा हो जाता है। तापमान और बढ़ने पर करीब 700 डिग्री पर इसमें से गैसें निकलने लगती हैं, और आखिर में 1000 डिग्री पर ये वापस एक सख्त जालीदार पत्थर में बदल जाता है, जिसे हम कोक कहते हैं। तो जब भट्टी से एकदम लाल गर्म कोक बाहर आता है उसे फौरन ठंडा करना पड़ता है। इसका पुराना तरीका है उस पर पानी डालना, जिसे वेट क्वेंचिंग कहते हैं। लेकिन एक ज्यादा मॉडर्न और बेहतर तरीका है ड्राई क्वेंचिंग। इसमें नाइट्रोजन जैसी ठंडी गैस का इस्तेमाल होता है। इसका फायदा ये ना सिर्फ गर्मी को रीयूज करने में मदद करता है, बल्कि इससे जो कोक बनता है वो ज्यादा मजबूत भी होता है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद जो चीज हमें मिलती है यानी कोक, उसमें ऐसा क्या खास है? आखिर वो इतना जरूरी क्यों है? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात इसकी ताकत। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। इसका M40 इंडेक्स जो इसकी मजबूती को मापता है 80 से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टनों वजन के नीचे भी ये आसानी से टूटता या बिखरता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ठंडा होने पर ही मजबूत नहीं है। इसकी असली परीक्षा तो भट्टी के अंदर की जबरदस्त गर्मी और केमिकल रिएक्शन के बीच होती है। CSR या कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन यही मापता है कि कोक उस माहौल में कितना मजबूत बना रहता है, और यही इसकी असली क्वालिटी है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोक समझ लीजिए एक साथ 4 काम करता है। ये ईंधन का काम करता है, मतलब गर्मी पैदा करता है। ये एक केमिकल एजेंट के तौर पर कच्चे लोहे से ऑक्सीजन को अलग करता है। ये पूरे मटेरियल को सहारा देता है,
और ये गर्म गैसों को बहने के लिए रास्ता भी देता है। सच में एक मल्टीटास्कर है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे प्रोसेस का एक और बहुत ही मजेदार पहलू है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है इसके बाई प्रोडक्ट्स यानी सह उत्पाद। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरा प्रोसेस लगभग जीरो वेस्ट है। कार्बनाइजेशन के दौरान जो गैसें निकलती है ना, वो बेकार नहीं जाती। उन्हें कैप्चर करके साफ किया जाता है और उनसे दूसरी कीमती चीजें बनाई जाती हैं, जैसे सड़क बनाने के लिए टार, खेती के लिए खाद और यहाँ तक कि प्लास्टिक और दवाइयों के लिए जरूरी केमिकल्स भी। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, एक मामूली सा पत्थर जो लाखों साल पहले जमीन में दब गया था, आज हमारी सबसे ऊंची इमारतों और सबसे तेज गाड़ियों की बुनियाद बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया को और कौन-कौन सी ऐसी ही छिपी हुई प्रक्रियाएं चला रही हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं।